आज नए सब्जेक्ट के साथ काफी दिन शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, ठीक है, और उत्तर प्रदेश चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी एग्जाम है उससे संबंधित सारे एग्जाम के लिए है। साथ में अग्निवीर एनडीए सारा कुछ कवर होगा इसमें, ठीक है। पीसीएस के कुछ कंटेंट मैंने छोड़ दिया क्योंकि पीसीएस का कोई बच्चा अभी इस समय क्लास में नहीं है, तो थोड़ा सा उसको मैंने कंसाइज कर दिया, उसको शॉर्ट में निकाल दिया, पर क्वेश्चन मिलेंगे वही वहां भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास, है ना। तो इतिहास का एक्चुअल मतलब क्या होता है आपको हिंदी मैंने पढ़ाया था। इति का मतलब क्या होता है? इति आज आपको सिखाया था मैंने। इतिश्री का मतलब होता है अतश्री। क्या है ये सीमा? इतिश्री और अतश्री का मतलब क्या है? भूल नहीं? एसआई खत्म मतलब खत्म। हाँ मोनू, हाँ भाई आयुष, हाँ श्री गणेश करना और इसका मतलब समाप्त करना, ठीक है। ये तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है। इसको तीन शब्दों में तोड़ा गया, इति धन हा, ठीक है, आस समझ, ठीक है। इतिहास, है ना। इति का मतलब ऐसा ही, हा का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, आस का मतलब हुआ है, ठीक है। ऐसा निश्चित रूप से ही हुआ है, इसको इतिहास कहते हैं एक्चुअल में। पहला पॉइंट, इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसको आप एक आर्ट सब्जेक्ट ना समझे, पहली बात तो बता रहे हैं। इसको आप किससे पढ़ेंगे? साइंटिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगी। जहां आप इसको आर्ट का रूप में ले लिया, आपके ऊपर से बाउंस मार जाएगी, ठीक है। और आगे कैसे होगा तो ये आप किस तरह से किया जाएगा उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो कैसे पढ़ना है इतिहास? साइंस मेथड से पढ़ना है कि किस तरह से इतिहास का, तभी समझ में आएगी। दूसरा, अगर किसी से पूछा जाए, आयुष बताएगा क्या इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास किसे कहते हैं? छोटा सा ऐसे कह दो, पास्ट कह सकते हो ना। पास्ट जो बीत गया वो इतिहास हो गया, है ना। बीता हुआ कल इतिहास में काउंटेड हो गया, ठीक है। तो कोई ये भी कह सकता है, कोई कह सकता है कि जो हमारी नानी और दादी हमें कहानियां सुनाती थी वो भी तो इतिहास है, ठीक है। कोई कह देगा कि रामायण और ये सारा कुछ इतिहास में आता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। पर इतिहास माना किसे जाएगा? ठीक है, तो इतिहास उसे ही माना जाएगा निश्चित रूप से हुआ हो, ठीक है। और निश्चित, जब किसी चीज को निश्चित करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? एविडेंस की, है ना। एविडेंस के बगैर यानी सबूत के बगैर कुछ भी काम आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब ये एविडेंस, अगला पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ एविडेंस। कितने टाइप के होते हैं मनु? तीन, ठीक है। पहला है आर्कोलॉजिकल, है ना, पुरातात्विक, साक्ष्य, ठीक। दूसरा है लिटरेरी, है ना, इसको बोला जाता है साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। और अगला है फॉरेन राइटर्स, यानी विदेशी यात्रियों के
वृत्तांत। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम इतिहास उसे ही मानेंगे जो इनसे संबंध रखते हैं। क्लियर? अब संबंध ये कैसे रखेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक का मतलब होता है यानी पुराना, पुराना का मतलब क्या होता है? यानी पत्थर, है ना? पत्थर का मतलब पुराना पत्थर। पुराना पत्थर में क्या होगा? अभिलेख होगा, अभिलेख होगा। दूसरा शिलालेख होगा, है ना? कोई पत्थर पुराना पड़ा होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, तो साहित्यिक साक्ष्य को प्रामाणिकता के आधार पर थोड़ा सा कम माना जाता है इसको। ठीक है, क्यों कम माना जाता है? कि जो कभी भी जो राजा के अंडर में जब कोई रहा होगा उसका दरबारी कभी, तो हमेशा वो उसकी प्रशंसा लिखेगा, गलत तो लिखेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कम महत्व दिया जाता है, पर आता है। तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब इन पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से पर हमारा जो इतिहास है कहता है इनमें से तीन में, ठीक है, यानी इन तीनों में अगर कोई दो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, दो का निचोड़ आपको कहीं मिल जाता है तो वो निश्चित रूप से में आ जाता है, यानी इतिहास की कैटेगरी में आ जाता है और उसी को बोला जाता है, ठीक है, टाइप ऑफ एविडेंस। ये तीन हैं और इन तीन में कोई आपको दो चीजों से आपने अगर उसको प्रूव कर दिया तो वो बन जाती है आपकी हिस्ट्री। यहां तक किसी को कोई अगर समस्या है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप को है, जिसको नोट करना है नोट करो, नहीं तो फिर आगे इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन बनाते हैं। जैसे लिखा है टाइप ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य के प्रकार लिख लो यहाँ पे हिंदी में, हिंदी वाले साक्ष्य के प्रकार। ठीक है, तो ये है हमारा इतिहास का शुरुआत। इस तरह से इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं आर्कोलॉजिकल का कैसे हम करेंगे, फिर कैसे पता चलेंगे। तो जैसे हमने देखा कि ये था कोस्टल एरिया। ठीक है, कोस्टल एरिया। ठीक है, तो कोस्टल एरिया में इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? समुद्र होगा किनारे इस साइड में, और यहाँ पे जाने के लिए इधर से जाना पड़ेगा, इधर से आने के लिए आपको स्थल का हिस्सा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हुआ है वो यहीं पे पाया गया। इस जगह का नाम है कलिंग। क्या? कलिंग। ठीक है, कलिंग। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी। बिल्कुल सही बताया जिसने बताया, है ना, 261 बीसी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है जैसे कि कलिंग के युद्ध में कम से कम 1 से 1.5 लाख ठीक लोग मारे जाते हैं। इतना ज्यादा रक्त स्राव वहां पे होता, कहते हैं कि नदियों का पानी बिल्कुल लाल हो गया था। ठीक है, फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जब किया तो आपका जो ब्लड होगा वो पत्थर में कहीं ना कहीं किसी पत्थर में लगा होगा जाके। उसके बाद कोई शिलालेख लिखा गया होगा या अभिलेख लिखाया होगा अशोक ने, और अशोक ने जो शिलालेख लिखाया था उसमें सबसे पहला ये, इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद हम अपना अब जीवन बिल्कुल सादा जीवन जीना चाहते हैं और हम भक्ति के मार्ग में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकार होता है पता कैसे चलेगा उसको बोलते हैं C14 यानी कार्बन डेटिंग 14। नोट कर लेना, इससे किसी पत्थर की लाइफ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत समय तक हमें इसकी जानकारी नहीं है। 1837 में पहली बार, ठीक है, प्रिंसेप नाम का, ठीक है, प्रिंसेप नाम, जॉन प्रिंसेप नाम का अंग्रेज व्यक्ति पहली बार अशोक का शिलालेख पढ़ने में सफलता पाता है। ठीक है, क्या नाम है? जॉन प्रिंसेप। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। पहली बार इसने पढ़ा है और किसका पढ़ा है? अशोक का शिलालेख। और
उसमें यही लिखा था कि ये नरसंहार से हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो गया है और हम भक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं। तो एक ये कहानी मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन डेटिंग से सारी कुछ पता चल गया है यहाँ पे कहानी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आप बोलोगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा। सबसे पहले आपका सामने लिखा है कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 BC में। फिर आ जाएगा कि पहली बार इंडिया में अभिलेख या शिलालेख को पढ़ने में किसको सफलता मिली या किसने पढ़ा था? जॉन प्रिंसेप। किसका पढ़ा था? सम्राट अशोक का, ठीक है। इसलिए सम्राट अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अभिलेखों का जनक कहा जाता है। किसको? सम्राट अशोक को, ठीक है। उन्होंने बहुत बनवाए, ठीक। उनके ज्यादातर जो पहला वाला था ये प्राकृत भाषा में था, ये रखना है भी कलिंग वाला, ठीक है। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था और जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी हो गई कि कैसे मिलता है। इस सम्राट अशोक को क्या कहा जाता था? अभिलेखों का जनक, ठीक है। अभिलेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा गया। हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब चलते हैं साहित्य शास्त्र, लिटरेरी, ठीक है। साहित्यिक, तो पहले जैसे आप लोग जानते हैं, है ना, राजा महाराजा ये सब लोग अपने दरबारी कवि रखते थे, ठीक है। उनके दरबार में वो रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा में, ठीक है, प्रशंसा इन द सेंस कि आप कुछ भी करो, है ना। अगर आप किसी के अंडर में हैं, अगर किसी राजा या किसी सम्राट, ठीक है, या किसी बादशाह, ठीक है, इनके अंडर में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ाई करना पड़ेगा, वाहवाही करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनके लिए कसीदे गाए जाएंगे कुल मिलाकर, ठीक है। कितना अच्छा हम इनके लिए लिखें, राजा उतना पसंद होगा तो मुद्रा इनको इनाम में देगा, ठीक है। तो हम ज्यादा नहीं पीछे नहीं चल रहे हैं 1191 में क्या हुआ था? सीमा 1191 डेटें जो लिखते हैं बिल्कुल दिमाग। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को जम के पीटते हैं, है ना। जम के पीटते हैं यानी लीवर तक उसका डैमेज कर देते हैं मार मार के, ठीक, और भगा देते हैं, भाग जाता है बंदा, ठीक है। तो यानी तराइन फर्स्ट में कौन जीता? तराइन फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये जीतते हैं, गोली को मार मार के भगा देते हैं। एक साल बाद बंदा फिर रिपेयर हो गया, ठीक है। क्या हुआ? तराइन 2 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड। अब इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ क्या विभीषणों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है। तो सीमा हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यहाँ पे क्या है? जयचंद यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? कौन सा है इसमें? हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं, जातिवाचक, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे ही उससे, ठीक। तो इसमें जयचंदों ने बड़ी भूमिका निभाई और पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करके उनको हरवा दिया, ठीक है। हरवाने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने इनकी आंखें, ठीक है, बोले इनकी आंखें फोड़ दी थी, ठीक है। उस समय इनके दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदाई, और लिखा इन्होंने पृथ्वीराज राजयोग, ठीक है।
मिल गया ना। एक आपको बुक का नाम लिटरेरी अवेमेंट, ठीक है, इसलिए मैंने इनको उठाया कि इसे समझ लो तो कुछ क्वेश्चन भी तुम्हारे बन जाए और थोड़ी जानकारी मिल जाए। तो उन्होंने चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, तो जरूरी है कि ये सब कुछ लिखा होगा उन्होंने, है ना, कि ऐसे 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 होना, है ना। तो ये सारा कुछ हो रहा था घटित, तो इन्होंने उसी बीच में अपने लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ कहानी क्या हो गया, गोरी ने इनकी आंखें फोड़ दी, ठीक, अंधा कर दिया कुल मिला के पृथ्वीराज, ठीक। तो अब इसी के उसमें लिख रहे हैं सारी कुछ कहानी, ठीक। तो क्या हुआ, जब अफगानिस्तान इनको लेके जाता है गोरी, वहां इनको बंदी बना के बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है, तो क्या कहते हैं कि इनको मतलब गला काटने का आदेश दे देता है, गला काट के इसको खत्म कर दो, ठीक है। तब तक चंद्रवरदाई जो है वो बीच में आता है, महाराज जहां बना कहना ऐसा कर रहे हो, ठीक है। इसको मतलब इतना मतलब कि आवाज के आहट से दिल चलाता है। और इसको राजा दशरथ जो भगवान राम के पिता थे, उनके बाद इंडिया में दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको ये निपुणता हासिल है, ठीक है। तो भैया उसने बोला ऐसा है क्या, पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो बोला देख लेते हैं, तो बोला ठीक। तो फिर सुनाते हैं कविता। 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। दोहा सुना दिया उनको कि 24 गज पे बैठा है भाई साहब, उसकी अंगुलियां इतने 4 नीचे हैं, निपटा दो। इतना कहते हैं कि वो था, एक ही में गौरी का गला काट दिया, एक ही तीर से, ठीक है। किसने मारा गौरी को, ठीक। अब ये कहानी सही भी हो सकती है, कहानी गलत भी हो सकती है ना। कहानी सही भी हो सकती है, कहानी क्यों, क्योंकि ये लिटरेरी है। वो तो चाटुकार था भाई, कौन, चंद्रवरदाई, उनका तो मतलब दाहिना हाथ ही था एक तरफ, उनके उसमें बैठ रहा था, ठीक है। पर अगर ऐसी चीज ही हमें और कहीं मिल जाती उसी समय, क्या और कुछ उस समय 1911 में बाहर कुछ नहीं हो रहा होगा, बाहर कुछ नहीं, बाहर से इन द सेंस इंडिया से बाहर कुछ नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। अगर वहां ऐसा मिल जाए कि ऐसा प्रतापी राजा था कि जो सीधे तीर से मार के और बिल्कुल आवाज से ही काम कर देता था, ठीक है, तो भी हो सकता था। तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं 50% हम सच्चाई मान सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे कोई विदेशी यात्री इनका चर्चा कर देता तो 100% मान लेते, ठीक है। तो इसलिए ये केवल किसमें आता है, साहित्यिक में आता है, लिटरेरी एविडेंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। यहां तक किसी को शंका समाधान, ठीक। पृथ्वीराज को किसने मारा, मोहम्मद गोरी को किसने मारा, क्या है भैया, असरसन रीजन में, असरसन रीजन किसी ने इनको तो मारा होगा, है ना। पर वो कह रहा कि वो तीर से मारा, चंद्रवरदाई कह रहा है मारा हो, तो बचे तो नहीं होंगे, इसके मतलब उनकी जनता ने इनको भी मार दिया होगा। कुल मिला के लिटरेरी एविडेंस है और साहित्यिक साक्ष्य है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने कुछ जम के लिखा है, ठीक। अब चलते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ठीक, ठीक है। फॉरेन राइटर, इसकी कहानी लिया जाए, सबसे अच्छी चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ठीक है। इनके गुरु का नाम चाणक्य, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, चाणक्य ने क्या किया था, साथ में लेते चलो क्वेश्चन, कसम खाई थी नंदवंश को विध्वंस कर दूंगा, किसने, चाणक्य ने, और तैयार किया बंदा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस निकेटस था ना, निकेटस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, इसके साथ इसका जबरदस्त युद्ध हुआ, ठीक है। विश्व विजेता था ये बंदा, ठीक है, कोई हरा नहीं पाया था, ठीक है।
जब कोई हरा नहीं पाएगा तो इसका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे मोर्चा लिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जम के कूटा और इनको वहीं बंदी बना लिया, इसको सेल्यूकस निकेटस को। ठीक है, पहले के कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते वैवाहिक रिश्ते पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी इनकी। तो जब ये बंदा देख रहा है कि एक 19 से 20 साल का लड़का हमें जो हम इतने शक्तिशाली होते हैं मार मार के मेरा बुरा हाल कर रखा, तो इसका मतलब बंदे के अंदर दम तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो युद्ध में जैसे उनको बंदी बनाया जाता है तुरंत प्रस्ताव रख देते हैं, इससे तलवार गर्दन पे है चंद्रगुप्त मौर्य की और उनसे कहते हैं क्या आप मेरी बेटी के साथ शादी करोगे? क्या बोला? क्या आप मेरी बेटी के साथ शादी करोगे? ठीक है, साथ में गुरु चाणक्य होते हैं और उन्होंने पूरी बात को समझ लेते हैं और इस तरह से उनको बंदी बना के पहले अपने साथ रखते हैं। जब रिश्ता में हो जाता है कन्वर्ट तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई जाइए आप, और फिर वो बहुत सारा सिस्टम देख के। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटस कहां से था? यूरोप से। ठीक है, और वहां पे जब इसकी शादी करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे करेगा? अपनी बेटी का क्या नाम है? हेलीना। ठीक, हेलीना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करता है, खूब दान दहेज सब कुछ देके भेजता है, वो आपको मौज करो जाके। ठीक, इस तरह से इनका जीवन शुरू हो जाता है। कई सालों बाद उसको याद आता है जब अपने देश वापस चला जाता है निकेटस की, उसको चिंता होती है यार बेटी तो ब्याह है, पता नहीं वो होगी कैसे। ठीक, तो वो दिमाग में होता है। तो पहले जो कहावतें थी कि अगर बेटी ब्याह दी है तो उस घर का पानी और कुछ खाना वाना नहीं खाते थे, इवन ज्यादातर तो गांव में ही जाना पसंद नहीं करते थे, पुरानी कहावत है, देखा भी होगा। ठीक है, तो ऐसा था तो बोला इसको भेजे। तो उनका एक बहुत जानदार शानदार व्यक्ति था, क्या नाम था जिसेन? भरोसेमंद मेगास्थनीज। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा है? इंडिका लिखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि भाई तुम जाओ और हमारी बेटी का हाल समाचार लेके आओ। उस समय ना कैमरा चलते थे कि वीडियोग्राफी फोन करा देंगे या कोई लाइन व्यवस्था हो, तो क्या करना, पेपर ऊपर को लेते जाओ या पूरा लिख के ले आना। मेगास्थनीज पहली बार मोरक्को का था, याद रखना। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। मोरक्को कहाँ आता है? अफ्रीकन कंट्री का है। ठीक है, वहां से ये आता है यहाँ पे। जैसे ही आता है कौन सा पार करेगा ये? खैबर। ठीक है, खैबर दर्रा जैसे ही पहुंचा, पहुंचते ही वहां मिलता है तो उसको वहीं रोका जाता है। बोला भैया कौन? तो बोलते हैं हमें ऐसे ऐसे हम वहां से आए हैं और सेल्यूकस निकेटस ने भेजा है चंद्रगुप्त मौर्य जी से मिलना। ठीक है, भाई वहां से बंदा जाता है, पहुंचता है दरबार में, बोले ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, वो बोल रहा है आपसे मिलना है और मैं इनका भाई लगता हूँ, यानी हेलीना का। तो पहुंचा वहां पे, अरे तो फिर पता है ना, ससुराल पक्ष के लिए एक चेंबर अलग ही रहता है। ठीक, एक चेंबर अलग ही रहता है कि भैया ससुराल का मामला है, थोड़ा सा देख लो। तो क्या कहेगा वो? आदेश देगा जाइए, जितना अच्छा ग्रांड वेलकम कर सकते हो, हाथी ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, सारा कुछ ऐसा लेके जाओ। जैसे ही बंदा बॉर्डर क्रॉस करे गुलाब की वर्षा कराओ, फूल डालो उसके ऊपर, ऐसा सारा कुछ सिस्टम बना के बंदा उसको जाएगा। ठीक है, तो जाने के बाद, ठीक है, जब मेगास्थनीज की इतनी आओ भगत मुहीं से होते हुए राज दरबार तक बंदा जब इस तरह से पहुंचेगा, उसको कुछ कमी लगेगी? कोई व्यवस्था नहीं लगेगी। तो जब वो इंडिका लिखेगा, भैया सीधे आ जाओ पॉइंट पे, जब इंडिका लिखेगा तो इंडिया की बुराई लिखेगा या उस साम्राज्य की बुराई कुछ लिखेगा? कुछ गलत तो नहीं लिखेगा उसमें, है ना। इसलिए इस बातों से थोड़ा थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? इतनी व्यवस्था दे दिया इसके बाद। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो। इसी का दूसरा पक्ष देखो, कहां से आया? चीन से आया, तिब्बत से उतरा था नीचे, जैसे उतरा घुसते हुए बिहार मिल गया, 5 मिल गए, पकड़ के खूब कूटा, पहले साला गोरा बहुत है, उस चक्कर में उसको मारा। उसके बाद जो ले रखा था उसका लूट लिया पूरा सामान।
फिर आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश कानपुर से जा रहा था, उधरों भी सिस्टम बन गया। अरे बोला आज भरेगा तो सुबह उसके कपड़े उतरा लो, परेड में बेच देंगे जाके, है ना। तो वहां भी उसका हुआ। अब वैन साहब पहुंचा, अब उसको बोलना है कि इंडिया के बारे में लिखो, कैसा लिखेगा भैया, हैं? तो उसने कहा नहीं, हम पहले इंडिया को जानेंगे तब देखेंगे। तो पहुंचता है कहाँ, नालंदा। कहाँ है, बिहार में। यहाँ पे बंदा 7 साल शिक्षा ग्रहण करता है। कौन, वेनसोंग, है ना। क्या नाम था, मनु पाया था ना। एक कितनी शिक्षा, 4 साल में वहां पे शिक्षा ग्रहण करता है, सब कुछ जान लेता है। वहां पे जानने के बाद होता है, अब हम देखेंगे इनके बारे में। तो अभी भी ये बंदा क्या करता है, पूरी शिक्षा लेने के बाद चीन में जाता है और यहाँ इतना सीख लेता है कि आजकल जो भी इंडिया के खिलाफ चाइना रणनीति बनाता है, चाहे रक्षा वाले में बनाए चाहे जिसमें बनाए, चाइना इसीलिए आपसे आगे है, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया इसने 7 साल में। दीपावली में लड़ी आती है चाइना की, ठीक है, क्यों, इतनी सस्ती है, वो पूरा पढ़ के बना रहा है सिस्टम कि कहाँ पे मौसम कैसा है, कब कब क्या करना है। तो चाइनीज आइटम सस्ता होता है इंडिया वाले से, क्यों, बंदा पूरा वो करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमसे अच्छी है, देख के गया है, इतने दिन यहाँ 7 साल पढ़ के गया है कि कहाँ पे कितनी मारक क्षमता की जरूरत है, पूरा एक एक भ्रमण कर रखा है। तो उसने कैसा लिखा होगा, अलग लिखा होगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी निचोड़ों को बोला जाता है कि अगर ये सब कहानियां हैं तो फिर आगे चल के एक कॉन्सेप्ट आता है समकालीन इतिहास, ठीक है। समकालीन इतिहास यानी कंटेम्पोररी, ठीक है, हिस्ट्री, ये एक कॉन्सेप्ट आता है। तो 100% प्रूफ हो जाता है कि नहीं, हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल प्रूफ है, ठीक है। समकालीन इतिहास जो इस समय 1789 में क्या हो रहा था, उन्होंने यहाँ 1789 में क्या हो रहा था, ठीक है, मेरे हिसाब से वो चल रहा था, अरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में क्या चल रहा था, पहला जो प्लेटिंग एक्ट आया था, है ना, 1773 में, ठीक है। उसी के बाद 78 में क्या है, पैक्ट वाला चल रहा था, हैं? ठीक है, इस तरह यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। और वहां पे फ्रांस में क्या चल रहा था, फ्रांस की क्रांति चल रही थी। अगर ये दो चीज एक जगह मिल जाए तो इसको मान लेंगे कि नहीं, समकालीन इतिहास, है ना। और इससे अच्छा प्रूफ कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए हमें समकालीन इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। इसी नजरिए से हिस्ट्री का क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नोट करना है, नोट करिए, फिर आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया, देखो वही है जो नोट करने वाला है, आप लोग नोट कर लेना, है ना। भारतीय यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया हमने, अभी एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको पढ़ा दिया है इसमें, ठीक है।
यानी पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। क्लियर? अगला पॉइंट आता है पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, ठीक है, ठीक है, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, ठीक है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन या मूर्तियां, चित्रकला को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक। अगला सिक्के, सिक्कों यानी कॉइन्स के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। एग्जामिनर कभी मुद्रा शास्त्र लिख के नहीं देगा, ये वाला लिखेगा, दोनों लैंग्वेज में लिखेगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आयुष, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से याद रख लेना इसको, आपसे न्यूमेरिक दोनों में लिख के दे देगा, अंग्रेजी में भी रोमन में भी। मुद्रा शास्त्र नहीं लिखा है तो लिख ही लोगे ना आप लोग। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक जगह लिख लो इसको। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, पंचमार्क कॉइन। जो अधिकांश चांदी तथा तांबे से निर्मित हैं। अधिकांश सिक्के चौकोर और कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार होते थे। आहत सिक्के सर्वप्रथम ईसा पूर्व में पंजाब, हरियाणा के काबिलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें यौधेय गणराज्य प्रमुख था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम आहत सिक्के कहां पाए गए? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, तो ये पॉइंट है, लिख लेना इसको भी। और जिसमें यौधेय गणराज्य प्रमुख था, लिख लेना इसको भी। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इसमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल से अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों से थे। देख लो अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र, ठीक है, कहते हैं। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, यानी पैलियोग्राफी, ठीक है, पैलियोग्राफी। ये सब वन वर्ड में आने के चांसेस हैं। अग्निवीर और पुलिस के लिए वो छोटा सा पूछ लेगा, ठीक है, तो इसलिए पॉइंट लिखते चलना, बाद में फिर पूछा जरूर जाएगा। अब आगे कुछ नहीं है, अभिलेखों के प्रचार दिए हुए, ठीक है, क्या किस प्रकार के हैं अभिलेख, ठीक है। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश एवं निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख, ठीक है। उसके बाद है अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदाय का नियमों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर और फलकों, मंदिरों, प्रतिमाओं पर अंकित होते हैं, ठीक है। राजा तथा विजेताओं के गुण और कीर्तियों का वर्णन मिलता है, ठीक। अशोक का मिला सबसे ज्यादा, ठीक है। दान पात्र, शिल्पियों तथा व्यापारियों तथा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया जाता है, दान पात्र, ठीक है। अभी जैसे जखंडी बाबा मंदिर में लगा हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट का सिंबल लगा है, ठीक है, लगा हुआ है। ऐसे पहले भी लगाया जाता था कि इससे ये पता चल जाए, मान लो कभी भी है कोई बिल्डिंग क्लैश हो सकती है, आदमी मर सकता है या सृष्टि का पतन हो सकता है, ठीक है। पर अगर आपका जो ये अभिलेख है
आपके द्वारा लिखी गई ये जो कॉपी पोथी है, मान लो कहीं दब गई और फोल्ड होके ऐसा कुछ उसको मौसम मिल गया कि वो ऐसी जगह लग गई कि उसका कुछ बिगड़ा नहीं, है ना। तो आज से चाहे 100 साल हो चाहे 200 साल बाद हो, तो उस पत्थर को भी पढ़ा जा सकता है, आपकी कॉपी को भी मान लो अगर ऐसा कोई व्यवस्था मिल गया तो उसको पढ़ा जा सकता है। तो चौथा प्रकार यही है। अगला है साहित्यिक स्रोत। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अतीत के अध्ययन की अधिकांश पुस्तकें हाथ से लिखकर संरक्षित की गई, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। खूब एग्जामों में पूछा जाता है मनुस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, खूब पूछा जाता है छोटे एग्जामों में। ठीक है, हाथ से लिखे गए, ठीक है, क्या पांडुलिपियां, पेड़ की छाल, ये सारा मनुस्क्रिप्ट में आता है। बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, इसमें अगर आपने हाथ से लिख दिया उसी को मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, भारत में पांडुलिपियां भोज पात्रों तथा ताम पात्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। विदेशी विवरण आपको खूब अच्छे से पढ़ा लिया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं जो आपको लिखाने लायक हो। ठीक है, समझा दिया है वही अच्छा है। अगला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1776 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नाम लिख लो, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ठीक है, के नाम से कराया गया। पूरा स्लाइड में क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एशियाटिक सोसाइटी हो चाहे पहला पॉइंट हो। ठीक है, 1784 ईस्वी में बंगाल यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1746 से 1794 ईस्वी में की थी। उन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, किसने लिखा है कि अभिज्ञान शकुंतला? हिमेश, किसने लिखा? बताओ भाई। अभिज्ञानम शकुंतला, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ठीक है, कालिदास भाई, कहाँ लोग कबीरदास के पीछे पड़े। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाँ, सारा कुछ ज्यादातर उसमें लगा है। मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मौलिका मित्रम, ठीक है, ये सारी कालिदास की हैं। इसमें भी लिखा है अभिज्ञान शकुंतला, अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1785 ईस्वी में विल्किंसन ने हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पॉइंट है, ठीक है, सीधे नोट कर लो नाम कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले 1785 में, ठीक है, विल्किंसन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया है मूलतः यूरोपीय भाषा संस्कृत और इनमें भाषा बहुत मिलती है। अगला है भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बढ़ावा दिया है। ठीक है, नाम आता है हिस्ट्री में मैक्स मूलर का। उनकी अधिकांश जीवन इंग्लैंड में व्यतीत हुआ है। भारतीय विद्या के अध्ययन में सबसे अधिक जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर 1823 से 902 में बढ़ावा दिया। अधिकांश जीवन इंग्लैंड में व्यतीत हुआ। मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल संख्या में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट,
ठीक है, सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में किया गया। विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट किताब है भाई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। किसने? विसेंट आर्थर स्मिथ। यह प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था। कौन सा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया नाम का प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था, यानी सब कुछ मिला था इसमें। जिसका छूट जाए भैया पूछ लेना। अगला है आरजी भंडारक ने सातवाहनों के ढक्कन के इतिहास को वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अगला है समाज सुधारक पांडुरंग वामन काड़े ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसे सामाजिक नियम और अत्याचारों का विश्वकोश माना गया। क्वेश्चन यही होंगे जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ठीक है। किसने लिखा ये तुमसे पूछ लेगा। अगला है डीडी कोसाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक में भारत के इतिहास को विशद वर्णन किया है। इनके विचार एशियन इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन। ठीक है, यहां तक था कहानी, आपने थोड़ा बहुत समझ लिया था, इतिहास था। ठीक है, अब हम इतिहास के कालखंड में वर्णन के साथ कल की क्लास आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले हम भारतीय इतिहास का काल विभाजन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। ठीक, तो पहला देखो क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक काल, है ना। तो ये बना है प्राक धन ऐतिहासिक से। ठीक है, प्री हिस्ट्री एज, प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था तथा इस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे उदाहरण कौन सा हो जाएगा मोनू? पाषाण काल। ठीक, तो कभी कभी पूछ भी लेता है, ये तीनों का नाम दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि किससे संबंधित है। तो यानी जो पाषाण काल की घटना कहाँ हुई है? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, देखो सीधा लिखा है ना, क्या था? पूर्णतया सभ्य नहीं था, अर्धनग्न घूमता था। ठीक है, आदि मानव का जीवन यापन करता था। ठीक है, ये सारी घटनाएं वहां हो रही थी क्योंकि सभ्यता तो थी नहीं। अगला कह रहा है आद्य प्रागैतिहासिक। ठीक है, आद्य प्रागैतिहासिक में काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। आयुष किसको नहीं पढ़ा जा सका? इसमें कौन आएगा इसमें? आद्य ऐतिहासिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, कार्बन डेटिंग से पता चल गया है ना। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं उसी हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया, मानव असभ्य था, यहाँ पे उसको कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, जानवरों को दौड़ा के मारता था, खाता था, उसको स्टोरेज करता था। कब की घटना है? पाषाण काल की। अब इसको आगे हम देखेंगे। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है, यहाँ सब कुछ था, हमने कार्बन डेटिंग भी कर ली, यानी पत्थरों से जानकारी हासिल कर ली, पर जो पत्थर में लिखा है यानी लिटरेरी एविडेंस नहीं अभी तक पढ़ पाए, अभी तक हम इसको नहीं पढ़ पाए, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, और बचा है क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या है नाम? ऐतिहासिक किसको मानोगे? सब कुछ मिल गया। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ इतिहास को मानेंगे ना, जहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 साक्ष्य हमें एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कार्बन डेटिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, कार्बन
डेटिंग भी अवेलेबल है और साहित्यिक साक्ष्य भी मिल गए हैं, ठीक है, यानी दोनों मिल गए हैं, इसीलिए इसको हिस्टोरिक एज कहा गया है, ऐतिहासिक काल कहा गया। तीनों काल समझ में अगर जिसके ना आया हो एक बार पूछ सकते हो, ठीक है हिमांशु, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इससे पुराने क्वेश्चन हम पूछ के तभी आगे कल पढ़ेंगे, ठीक। पाषाण काल कल शुरू करें, है ना, नहीं आज ज्यादा हो जाएगा, लोड पोट होने वाले हो तुम लोग वैसे ही, ठीक है। तो ठीक है, कल हम शुरू करते हैं स्टोन एज, ठीक है, मिलेंगे कल।